ईरान और इजराइल के बीच हुए हालिया युद्ध ने दुनिया में पावर बैलेंस के गेम को हिला दिया है। जहां इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उन्होंने 12 दिनों तक चले युद्ध में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं ईरान ने भी नुकसान की बात स्वीकार भी की है। लेकिन इस युद्ध ने ईरान का मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ा दिया है। अकेले इजराइल और अमेरिका से भिड़ने की हिम्मत ने उसकी साख को मुस्लिम देशों में मजबूत जरूर बनाया है। ईरान के पड़ोसी मुल्कों में इसका डर भी अब देखने को मिल रहा है। यमन सरकार के हालिया दावों ने न सिर्फ यमन में ईरान की दखलंदाजी को सामने लाया है, बल्कि अपने प्रॉक्सी हूतियों को भी ईरान मजबूत करने में लगा है। यमन सरकार का दावा है कि ईरान अब हूती विद्रोहियों को महज हथियार नहीं दे रहा, बल्कि अपनी मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्री ही वहां शिफ्ट कर रहा है। यमन सरकार ने इसे गंभीर चेतावनी तक करार दिया। यमन सरकार के अनुसार ये फैक्ट्रियां सादा, हज्जा और राजधानी सना के आसपास लगाई जा रही हैं। इससे न सिर्फ यमन में हालात और बिगड़ सकते हैं, बल्कि पूरी खाड़ी और वैश्विक समुद्री व्यापार पर भी गहरा संकट आ सकता है। हूतियों को मिल रही ईरान की टेक्नोलॉजी। यमनी अधिकारियों के मुताबिक हूती विद्रोहियों को अब सिर्फ पुराने हथियार नहीं दिए जा रहे, बल्कि उन्हें एडवांस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। जिस तरह के हथियार हाल में ही ईरान ने इस्तेमाल किए, हूतियों ने भी उन्हीं से मिलते जुलते सिस्टम के साथ पड़ोसी देशों और समुद्री मार्ग पर हमले किए हैं। इससे साफ है कि हथियारों की सप्लाई के साथ साथ ट्रेनिंग और ऑपरेशन तक की पूरी स्क्रिप्ट तेहरान से लिखी जा रही है। इसकी बानगी अमेरिका के साथ हुए हालिया संघर्ष के दौरान भी देखने को मिली थी, जब अमेरिकी ड्रोन्स को हूतियों ने निशाना बनाया था। और तो और अमेरिका की नौसेना बेड़े को निशाना बनाते हुए भी कई मिसाइलें दागी गई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वैश्विक समुद्री रास्तों पर मंडरा रहा है खतरा। यमन सरकार के इस दावे से गल्फ ऑफ एडन और लाल सागर जैसे अहम समुद्री रूट जो पहले से ही तनाव में हैं, ऐसे में अगर ईरान वाकई यमन को मिसाइल और ड्रोन बेस में बदल देता है, तो ये सिर्फ मध्य पूर्व के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ तक कि अमेरिकी अधिकारियों ने भी हाल में माना है कि हूती विद्रोही भविष्य में अमेरिका के लिए एक सिरदर्द बन सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान हूतियों ने दी थी धमकी। जंग के दौरान यमन की हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को इजराइल का साथ देने को लेकर धमकी देते हुए चेताया था। हूती विद्रोहियों ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हम लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। यमन के हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच में मई में ही एक युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी सहमति व्यक्त की थी कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को निशाना नहीं बनाएगा। इस संघर्ष विराम के पहले इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार हूती विद्रोहियों के ऊपर हमले कर रहे थे। इन हमलों में हूतियों को काफी नुकसान भी पहुंचा था। आपको बता दें, हूती विद्रोहियों को ईरान का ही प्रॉक्सी समूह माना जाता है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्पाहान जैसे प्रमुख परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील परमाणु ठिकाने इस्पाहान पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ये वही जगह है जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रखा गया है। सवाल उठता है कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम होने के बावजूद इस ठिकाने पर लगभग हमला नाकाम क्यों रहा। पेंटागन के मुताबिक इस्पाहान का परमाणु ठिकाना जमीन के इतने अंदर बना हुआ है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए अमेरिका ने इस ठिकाने पर हवाई बमबारी की जगह टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमले केवल सतह तक सीमित रहे और अंदर मौजूद महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री तक नहीं पहुंच पाए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि इस्पाहान में ईरान का करीब 60% संवर्धित यूरेनियम भंडार छिपा है। ये संवर्धित यूरेनियम किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता दे सकता है। इसका मतलब है कि इस्पाहान पर हमला नाकाम रहने से ईरान की परमाणु ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कहां गया यूरेनियम? रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने हमले से पहले कुछ यूरेनियम को इन ठिकानों से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कुछ भी नहीं हटाया गया था, लेकिन एक प्रेस ब्रीफिंग में शामिल सांसदों ने स्पष्ट किया कि यूरेनियम की सटीक मात्रा और स्थान की जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले से ईरान की सैन्य क्षमता को आंशिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन परमाणु खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। 13 जून को जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर था, उस वक्त एक बड़ी खबर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मचा दी थी। खबर थी कि ईरान के 3 शीर्ष सैन्य अधिकारी एडमिरल अली शमखानी, जनरल इस्माइल कानी और जनरल अब्दुल रहीम मुसीवी इस्राएली मिसाइल हमले में मारे गए। यह हमला 13 जून को हुआ था। इस्राएल द्वारा ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु व सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद दुनिया भर में खबर फैली कि इन हमलों में ईरान के बड़े सैन्य चेहरे अब नहीं बचे। इस्राएली मीडिया और कुछ पश्चिमी पत्रकारों ने इस दावे को बड़ी रणनीतिक जीत करार दी। कहा गया कि ईरान के 20 पदस्थ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, लेकिन अब जब इनमें से एक एक कर 3 को जीवित देखा गया तो सब हैरान हो गए। सवाल खड़ा हुआ कि क्या ईरान ने किसी रणनीति के तहत इनके मौत की खबरों पर चुप्पी साधे रखी। इस्राएल ने जब ईरान पर स्ट्राइक शुरू की तो ऐसा लगा कि जैसे ईरान का आगे क्या होगा। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के न्यूज चैनलों ने इन खबरों को खूब तोल दिया कि अब ईरान के कई कमांडर नहीं बचे। लेकिन कुछ ही दिनों में ईरान ने आधिकारिक पुष्टि की, एडमिरल अली शमखानी जिंदा है। उन्हें कुछ चोटें आई थी, लेकिन आईसीयू से ठीक होकर बाहर आ चुके हैं। उन्होंने कहा, हम जिंदा हैं और तैयार हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जवाब दें। जनरल इस्माइल कानी भी 24 जून को तेहरान की एक रैली में दिखाई दिए। उन्होंने मंच से कहा, हम अभी मैदान में हैं और अगर वक्त आया तो पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ रहे बाघेरी की मौत के बाद जिम्मेदारी जनरल अब्दुल रहीम मुसीवी को दी गई। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद इनके मौत की खबरें आने लगी, लेकिन अब उन्होंने भी इस खबर का खंडन किया और आर्मी हेडक्वार्टर से एक बयान जारी कर कहा, हम दुश्मनों को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि ये खबरें सिर्फ अफवाहें थीं और ये तीनों अधिकारी जिंदा हैं, जिनके मौत की खबरें पश्चिमी मीडिया ने खूब चलाई थीं। अब ये सक्रिय हैं और जवाबी रणनीति में शामिल भी। अब सवाल है कि जिंदा थे तो मौत की खबर फैली कैसे। इस्राएली खुफिया स्रोतों ने हमलों के बाद सफलता के दावे किए। कुछ अफवाहें बगैर पुष्टि के तेजी से फैल गई, खासकर सोशल मीडिया पर। कुछ एआई जनरेटेड इमेजेस और क्लिप्स ने स्थिति को और उलझा रखा था। ऐसे में सवाल है कि क्या इनके मौत के दावों पर ईरान की चुप्पी कोई युद्ध की रणनीति थी? क्या ईरान ने कोई युद्ध की नई रणनीति बना ली है? चलिए एक एक कर जानते हैं कि जिन 3 ईरानी अधिकारियों की बात हो रही है वे हैं कौन। नंबर 1 पर एडमिरल अली शमखानी। ये पूर्व सचिव रहे हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। मई 2023 में अली शमखानी ने एसएनएससी प्रमुख पद से इस्तीफा दिया था। मार्च 2024 में सऊदी ईरान संबंधों की बहाली में मुख्य वार्ताकार की उन्होंने भूमिका निभाई। जून 2025 में इजरायली हमले में मौत की खबर आई, लेकिन इलाज के बाद स्वस्थ निकले। जून 2025 मीडिया के सामने आए और ईरान के लिए नारा दिया। जनरल इस्माइल कानी, पद कमांडर IRGC कुद्स फोर्स, स्थिति जिंदा। जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्स फोर्स की कमान इन्हें सौंपी गई। साल 2022 से 24 तक यमन, सीरिया और इराक में ईरानी गतिविधियों का नेतृत्व किया। जून 2025 में इस्राएली हमले में मारे जाने की अफवाहें पर जिंदा मिले। जून 2025 में ही सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जुलूसों में देखे गए। नंबर 3 पर हैं जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, पद है कमांडर इन चीफ ईरानी आर्मी, स्थिति जिंदा। साल 2017 में रूहानी सरकार द्वारा ईरानी आर्मी के कमांडर बनाए गए। साल 2023-24 में यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ रणनीतिक सहयोग में शामिल रहे। मई 2025 इसराइली ड्रोन घुसपैठ पर चेतावनी जारी की। जून 2025 यूएसए इसराइल युद्ध की मॉनिटरिंग करते हुए पाए गए। यानी साफ है कि जिन जिन को पश्चिमी एशिया समेत इसराइल ने मौत की अफवाहें फैलाई वे अब जिंदा हैं और ईरान के लिए
ये अब राहत की खबर भी है।